नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हूँ। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज आते हैं। बार बार इलाहाबाद निकल जाता है और ख़ास करके पूर्वांचल के 15-20 जिलों का ये सबसे बड़ा केंद्र है। और जो बच्चे आते हैं वो निम्न मध्यम वर्ग से लेकर किसान और मजदूर परिवारों के होते हैं, जो यहाँ एक पूरी उम्र लगा देते हैं एक अदद सरकारी नौकरी के लिए। इन दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। 2022 का माहौल जानने के लिए मैं जगह जगह जाता हूँ। मैं समाज के हर तबके हर इलाके के लोगों से बातचीत करता हूँ। आज मैंने तय किया है कि इस पूरे कार्यक्रम में, आज के पूरे कार्यक्रम में युवाओं के मन में क्या चल रहा है, युवाओं के असल मुद्दे क्या हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। एक अलग सा लगाव मेरा इलाहाबाद से इसलिए भी है कि मैं भी इसी विश्वविद्यालय का और यहीं का छात्र रहा हूँ। बहरहाल कुछ बच्चे यहीं यूनिवर्सिटी रोड पे, मैं आपको दिखाऊं, ये यूनिवर्सिटी रोड का इलाका है। यहाँ पर एक ज़माना था, शायद अब भी ऐसा होगा, कि नोटबुक जो है वो किलो के हिसाब से मिलती है। आपको 50 पैसे 1 रुपए की चीज़ें भी अभी यूनिवर्सिटी रोड पे मिल जाती हैं। सस्ती से सस्ती स्टेशनरी और दुकानों की बात मत पूछिए, कोई भी किताब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पर मिलती है। कई बार तो प्रतियोगी, हमारे ज़माने में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को किताब की दुकान वाले ऑप्शनल पेपर लेने की सलाह दिया करते थे। मैं अब कुछ बच्चे मेरे बोलते बोलते इकट्ठा हो गए, 2 बच्चियाँ भी हैं, इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। क्या नाम है आपका? पूनम यादव। और हाँ बताइए। अभी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी आ नहीं रही है। बीएड का पेपर, मतलब ये यूपी टेट का प्राइमरी का पेपर होना था तो वो रद्द हो चुका है। और सी टेट का पेपर भी 17 को था, वो भी सर्वर डाउन होने की वजह से अभी पोस्टपोन हो गया है, तो वो अभी चल रहा है, लेकिन वैकेंसी का कोई पता नहीं है। आप कितने साल से इलाहाबाद प्रयागराज में? 2018 लास्ट से आए थे और उसके बाद एक ही बार प्राइमरी का पेपर हुआ है 69,000, वो भी 2 साल में किसी तरह। 3 साल में आप कितने एग्जाम में बैठी? 3-4 एग्ज़ाम में, लेकिन टीचर के सिर्फ 2 एग्ज़ाम हुए हैं। टीजीटी जो मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे सुपर टेट ही करना था, तो सुपर टेट का सिर्फ 1 बार पेपर हुआ है। और अभी वैकेंसी आने वाली थी लेकिन आ नहीं पा रही है क्योंकि टेट ही रद्द हो गया, तो सुपर टेट। अब अगला एग्जाम कब है? जब वैकेंसी आ जाए। वैकेंसी आ ही नहीं रही है। अगले निकट भविष्य में कोई इम्तहान है? नहीं, अभी नहीं। जब तक ये वैकेंसी नहीं आएगी, जब तक ये टेट नहीं कराएंगे, तब तक ये सुपर टेट नहीं कराएंगे। तो जब तक टेट नहीं होता है, अभी जनवरी में बोल रहे हैं टेट कराने के लिए, हो जाए किसी तरह। जिसका पेपर आउट हुआ? हाँ, जिसका पेपर आउट हुआ था वो हो जाए। मतलब आगे आने वाले दिनों में कब आपका एग्जाम होगा आपको पता नहीं? नहीं पता। और आखिरी बार कौन से एग्जाम में आप बैठी थी? यही टेट का। अरे ये तो कैंसिल ही हो गया। कैंसिल ही हो गया ना, उसके बाद से नहीं। अरे जिसका रिजल्ट आया हो? नहीं, एक टीजीटी का दिए थे, उसकी मेरी तैयारी नहीं थी। चलो तुम्हारा नहीं हुआ, वो कब हुआ था? वो अभी हुआ था नवंबर में। वो भी अभी ही हुआ? उसके पहले कब हुआ था? उसके पहले 2016 में शायद हुआ था। 5 साल के बाद हुआ? हाँ। तो फिर चूंकि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किया हूँ, हमारे ज़माने में कम से कम पीसीएस का और टीचर्स का 1-2 साल में हर साल वैकेंसी आती रहती थी, तो बच्चे एक बार दिए, दूसरी बार, तीसरी बार। ऐसे में जब ये पता ही नहीं कि आपका अगला एग्जाम कब है, तो आप तैयारी क्या करते हैं? ये जो टीचर की वैकेंसी है ना, वो पूरी तरह से राजनीति पे है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम वैकेंसी लेके आएंगे, हम टीचरों को, प्राइमरी की टीचर की वैकेंसी निकालेंगे अच्छी खासी, और अभी योगी जी बोल रहे थे हम निकालेंगे, और इसी बीच में ये फंसा हुआ है। वो सोच रहे हैं किसी भी तरह चुनाव बीत जाए या चुनाव के लपेटे मिलेंगे, और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। तो तुम्हारे दिमाग में राजनीति को लेके, युवाओं के दिमाग में, वैकेंसी उनको देनी होती तो वो अपना टेट करा ही दिए होते, लेकिन टेट नहीं कराना था उनको, क्योंकि टेट कराने के जस्ट बाद उनको वैकेंसी देनी होती। वो 70,000 या 51,000 या 91,000 की वैकेंसी के लिए कह रहे थे, वो उनको देनी पड़ती। इस वजह से पेपर हर बार लीक होते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। ऐसा 69,000 में 10% से अधिक बोलते थे कि 10% से अधिक अगर पकड़े गए लोग तो हम पूरा पेपर रद्द करवा देंगे, वैकेंसी रद्द करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे लोग पकड़े गए थे, पेपर में भी निकला था। ऐसा कोई जो टॉप किया था, किसी का नाम था, वो टॉप करने के बाद 145, एक 150 में 145 या 149 पाया था। उसके बाद भी जेल गया था, जेल जाने के बाद भी वो उसकी नियुक्ति। बात बताओ,
और इस पेपर में रद्द हुआ तो वो बोल रहे हैं पेपर रद्द हो गया, नहीं सॉरी नकल हुई इसलिए पेपर रद्द हो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? गया। मेरे पापा बिजली विभाग में एई थे, अभी 2018 में रिटायर हुए हैं और अभी रिटायर्ड ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चियों को कंपटीशन की तैयारी तो लोग अब कराने लगे हैं पढ़ाने से। बहुत दिक्कत होती है। हम लोग सिर्फ घर पे यही आश्वासन दिए हैं किसी तरह सुपर टेट दे लेने दो, बस ये लास्ट मौका है, इसको दे लेने दो, उसके बाद आप लोग जो बोलोगे वो करेंगे। तो एक प्रेशर तो है ही, बस वो इसलिए माने हुए हैं कि चलो इतनी तैयारी की है। पिछली बार मेरा 69,000 में हुआ था लेकिन एकेडमिक कम हो गया था तो नहीं हुआ उसमें। तो वो यही बोलते कि उनको यही समझाते हैं कि एक बार सुपर टेट हो जाने दो, अगर उसमें नहीं होता है तो फिर आप जो कहो। तो उन्हीं के ऊपर है और सुपर टेट आने का नाम नहीं ले रहा है। मुझसे बात करते करते तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैं इस बच्ची से बात कर रहा था, मुझे पता है मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर चुका हूँ। मुझे पता है जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, मैं उस स्थिति की कल्पना करके मेरी रूह कांप जाती है जब 3-3 साल तैयारी करने वाले बच्चों को एक एग्ज़ाम देने का मौका न मिले, और अगर जो एग्ज़ाम में बैठते हैं उसका पर्चा लीक हो जाए और उसको फिर दोबारा न मिले, फिर इंतज़ार करना पड़े। उस लड़के के ऊपर क्या बीतेगी, और ख़ास तौर पर अगर लड़की तैयारी कर रही हो, कितनी मुश्किलात के बाद बच्चियां बाहर निकल के तैयारी करने आती हैं। और 3 साल से इस बच्ची ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, एक एग्ज़ाम दी थी और अगला एग्ज़ाम इसे कब देना है इसे पता नहीं। देश के टीवी चैनलों में एंकरों की दहाड़ चिल्पों में ये सब आवाज़ें नहीं होती हैं, मगर मैं ज़मीन पर उतर के आम लोगों की आम समस्याओं से आपको रूबरू कराता हूँ। शायद ये आवाज़ जिनके हाथों में वो ताकत है जो इन जैसे बच्चियों की आवाज़ सुने तो कोई फैसला जल्दी ले। आपने मुझसे बात की, अकेली लड़की यहाँ पर है, देखिए इतने लड़कों के बीच में, तो आप ये भी समझ लीजिए कि कितना मुश्किल होता है पढ़ाई करना। बात की इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि गवर्नमेंट जल्दी वैकेंसी ले आए और बस हम लोग पेपर दे सकें, सुपर टेट किसी तरह दे सकें। हाँ जी। जी सर, मेरा नाम व्यास मणि गुप्ता है। व्यास मणि गुप्ता। स्टूडेंट हो? जी सर। और मैं पिछले करीब 2 सालों से इलाहाबाद में रह रहा हूँ और ख़ास करके यूपी की वैकेंसियों में मतलब यूपी लेखपाल वगैरह ये सब एग्जामों के लिए आया था। ये लेखपाल देने आए थे? जी हाँ। इलाहाबाद लेखपाल देते हैं? हाँ, नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे इलाहाबाद एक कंपटीशन का मतलब इच्छित रहा है और इसके लिए एक दुर्भाग्य बता दूँ, दर्शकों को सब बात पता होनी चाहिए। जी सर। एक जमाना था जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग IAS का रिजल्ट आने के बाद ऊपर से गिना जाता था कि किस पोजीशन पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग नहीं हैं। मैं उस हॉस्टल से चंद कदम दूर हूँ, एएनजाओ हॉस्टल, जहाँ ऊपर से सारी रैंक उसी हॉस्टल के लड़के निकालते थे। 90 के 80 के दशक में फिर ये गिरावट होने लगी, 90 के दशक में गिरावट और हुई। और मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आया है, मुझे ऐसा बताया गया कि एक भी बच्चा इलाहाबाद की धरती से सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इतना क्षय, इतना डिटेरिएशन प्रयागराज का और यहाँ पढ़ने वाले का हुआ। और इसकी बानगी ये है कि मैं यूनिवर्सिटी रोड पर हूँ और यही विश्वविद्यालय रोड है, और पहला ही व्यक्ति जो मुझे मिला वो लेखपाल का इम्तहान दे रहा था। जिस विश्वविद्यालय के लोग IAS टॉप कर रहे हैं, उस विश्वविद्यालय के छात्र अब लेखपाल का इम्तहान देने लगे। सर सिचुएशन ही ऐसी है कि वैकेंसियाँ आ नहीं रही हैं, और ख़ास करके बोला जाए तो IAS की जो तैयारी है वो उसके बैकग्राउंड भी सही चाहिए। और बैकग्राउंड के लिए पिछले मतलब कि एक कहा जाए तो मतलब कि इनकम इकोनॉमिकल कंडीशन भी चाहिए, 3-4 साल वगैरह 4-5 साल से रहना चाहिए। तो इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है। मेरे पिताजी एक छोटे से बिजनेसमैन हैं और इसके चलते मैं सोचा जल्दी से जल्दी कोई जॉब ले लिया। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जब एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे, जब आपके पास साल भर में 6 एग्जाम देने हैं तो आप सब देते रहते हो। जब आ ही नहीं रहे, वैकेंसी क्लियर नहीं रही, जो सामने दिख रहा है वही दो भाई। जी सर, वही इसीलिए तो मैं लेखपाल के लिए बोल रहा था। और लेखपाल की वैकेंसी आई, पेट का एग्जाम कराया किसी हाल में, और उसमें भी अब अच्छे खासे मतलब वो हुआ, मतलब कि एग्जाम की लीक हुई पेपर। फिर भी उनको मतलब कि लोग बोला जा रहा था कैंसिल होगा कैंसिल होगा। हम लोग तो भाई उसी की उम्मीद में बैठे हुए थे, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ फिर पेपर। लेकिन हम उन्होंने आस लगा कर ये बैठे थे कि अब पेट करा लेंगे, पेट में मार्क्स के हिसाब से अब नॉर्मलाइजेशन जो भी चीज़ है जितना भी मार्क्स आए उसके हिसाब से वो एग्जाम कराएंगे। लेकिन अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं घोषित किए। मतलब आप क्या करते हो? जी, मैं अभी डिफेंस की तैयारी कर रहा था। एयरफोर्स का मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है, और इसके पहले जो गया था वहाँ से GD आउट था।
सर मुझे लगता है कि जहाँ तक सरकार को निसंदेह मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए। जो युवाओं के मेन मुद्दे हैं वो उनका रोज़गार है, वही उनका भविष्य है। और अगर आप युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप निसंदेह भविष्य में बहुत बड़ा झटका खाएंगे। फिलहाल मैं मोदी जी की थोड़ा सा काम की विशेषता जो है, जो भी उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर हमारे झांसी में लगाया और अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया है, उनका देखा जाए तो फॉरेन अफेयर्स बहुत अच्छा है। बाहरी देशों में जो भारत की एक इज्जत है उन्होंने बहुत ऊपर ले गए हैं। लेकिन सर मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को और छात्रों को विशेषतः रोजगार से मतलब होता है। और किसी भी देश के नागरिक अगर संपन्न होंगे तभी वो देश सशक्त कहलाता है। तो सर उनको विशेष तौर पे हमारे जो साथी हैं, हमारे सभी स्टूडेंट हैं, इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं निकाला जाता है, रोज़गार बराबर निकाला जाता है, लेकिन उनमें इतनी धांधलेबाजी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे धांधलेबाजी हो जाती है। पिछली सरकार में भी था सर, ऐसा था, लेकिन इनको चाहिए कि जो पिछली सरकार में था इसीलिए इनको लाया गया कि ताकि इसमें सुधार कर सकें। और सर जैसे यूपी टेट का परीक्षा रद्द हुई, एसटीएफ ने बहुत प्रशंसनीय काम किया, बहुत सारे लोग पकड़ा, लेकिन अगर यही कार्यवाही पहले हो जाती तो जो इतने स्टूडेंट थे जो तैयारी के साथ आए थे उनको शायद इसका जो हानि थी वो नहीं झेलनी पड़ती। आप कुछ बोलेंगे? जी सर हमारा नाम सुप्रेश कुमार शुक्ला है और हम रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने आए थे। आज से लगभग 3 साल पहले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और एनटीपीसी के लगभग 2.5 साल बाद उसका एग्जामिनेशन कराया गया। उसके बाद प्रोटेस्ट किया गया, फिर रिजल्ट आया, फिर प्रोटेस्ट किया गया, फिर सेकंड फेज़ का आया, उसके बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम डेट आया। अब देखिए कि बताइए एक एग्ज़ाम के लिए 3 साल लग रहे हैं। ये ऐसी गवर्नमेंट है सर। और अगला इम्तिहान कब है आपका? अगला इम्तिहान सर 23 फरवरी से टेंटेटिव एग्जाम डेट है सर सर ये उसका। टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा गड़बड़ है सर, क्योंकि इसके पहले जो एयरफोर्स नेवी वैकेंसी आती थी वो ऐसी आती थी कि वो स्पेसिफाई रहता था उनका डेट, इनरोलमेंट डेट और ज्वाइनिंग डेट। लेकिन सर अब की बार एयरफोर्स का रिजल्ट आप समझिए 4 महीने हो गए बच्चों को पेपर दिए हुए, अभी तक उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई जानकारी, एक छोटी जानकारी नहीं। आप क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से। अरे कोई आईएएस पीसीएस तैयारी करने वाला भी है? आईएएस पीसीएस वाले अधिकतर दिल्ली में है। यहाँ से सरक लिए? हाँ, यहाँ सरक लिए। यहाँ इतना जल्दी कुछ क्लियर नहीं होता है। एक चीज़, सन 2011 का टीजीटी का इंटर कॉलेज लेक्चरर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। कब का? सन 2011 का। मायावती की सरकार का? हाँ, मायावती की सरकार का। हम 7 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। अभी अधियाचन लिया गया, पदों का ब्यौरा लिया 7 साल से कर रहे हो, 7 साल में इम्तिहान तो हुआ होगा? हाँ, 2 इम्तिहान हुआ है, लेकिन अभी उसमें हमारा हो नहीं पाया। 1-2 क्वेश्चन से छट गया, पेपर लीक आउट, यही सब है मैटर। कहाँ हो रहा है क्या? जब नाम है आपका? राहुल शर्मा नाम है मेरा। कहाँ घर है आपका? सुल्तानपुर। हम आपका बहुत प्रतिदिन देखते हैं माहौल क्या है। इसीलिए तो हो ही नहीं रहा तुम्हारा। लग रहा है यही, अब आप ही उद्धार कराइए। जब पढ़ने का टाइम है तब तुम माहौल क्या देख अरे रहे तो हो? पढ़ने के टाइम, उस समय खाना बनाते हैं हम लोग 9 बजे, तो समाचार सुनते हैं 9 बजे इलाहाबाद में, तो उसी समय देखते हैं हम लोग माहौल क्या है। राजीव रंजन नाम है आपका। अभी मैं यहाँ आया था जैकेट लेने, यहाँ रोड पे मिलता है ना, सस्ता मिलता है, तो वही लेने आया था। आपको देखे तो हम लोग खड़े हो गए। हम कहे थोड़ा कह दें, शायद हो सकता है वहाँ तक बात पहुँच जाए। रोड वाला जैकेट हम भी पहने हैं। नहीं सर, प्रतियोगी छात्र हैं, अब क्या किया? मजाक की बात नहीं है, नहीं, सही एक गंभीर बात है। और आज मैं कतई अपने पूरे कार्यक्रम में कतई रोज मैं पूछता हूँ, कमेंट भी लिखा था। मैं रोज पूछता इलाहाबाद हूँ में कभी आइए। कि किसका चुनाव, युवा, ये वो। आज मैं कतई ये पूछने वाला नहीं हूँ कि चुनाव अखिलेश, योगी, मोदी, कुछ मायावती, ये नहीं मैं आपसे पूछता। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश के युवाओं के असल मुद्दे क्या है, उत्तर प्रदेश का असल मुद्दा क्या है, युवा क्या सोच रहा है, और सरकार से उसको जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई कि नहीं? नहीं, इस सरकार से उम्मीदें पूरी नहीं हुई। युवा एकदम नाराज है, एकदम परेशान है। यहाँ लॉकडाउन लग गया, हम लोग सर सामान सब छोड़ के चले गए, आए 4-5 महीने को ऐसे किराया दिए, लेकिन जो है तब भी हम लोग तैयारी किए हुआ, विज्ञापन आएगा, वैकेंसी आएगी, पेपर में रोज निकलता है। बात बताओ, आईएएस की तैयारी पीसीएस की कोई है करने वाला? आप है? सर मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। मेरा इस बार भी ये 3rd ईयर है। मैंने सर अभी तो 3rd ईयर में ही है भाई, अभी से करने लगा। लेकिन सर मैं यहाँ पे आया था इलाहाबाद में फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, लेकिन जहाँ तक टेस्ट सीरीज की बात है, कुछ अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से आईएएस की तैयारी नहीं हो पाएगी, दिल्ली जाना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड और सप्लाई से मार्केट चलती है। जब यहाँ लेखपाल और टीईटी के ज़्यादा है स्टूडेंट, तो आईएएस के स्टडी मटेरियल दुकानदार कम चालू हैं,
देने वाला भी तो होना चाहिए। जहाँ तक बैकग्राउंड मेरा सही नहीं, मैं दिल्ली नहीं जा पाऊँगा टेस्ट सीरीज के लिए, इसीलिए मैं आया था यहाँ पे इलाहाबाद में। लेकिन दिक्कत है कि अब जाना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी, आप क्या कर रहे हैं? UPPCS। एक बात बताओ, हमारे ज़माने में बहुत घरों के बच्चे इलाहाबाद इसलिए भेज दिए जाते थे और ये कहा जाता था कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं कि उनकी शादी ठीक ठाक घर में हो जाए, यही बोल के। वो अभी प्रचलन चल रहा है, वो वाले तैयारी वाले भी हैं जी। अरे हम आपकी नहीं कह रहे। नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब तैयारी के नाम पे भी शादी हो जाती है? नहीं, ऐसा तो अब बदल गया सब चीज़। अब तो लड़की वाले कहेंगे कि तैयारी कर रहा है तो इम्तहान का भरोसा नहीं है, तब तो ये पक्का का कुछ। क्योंकि किसी भी पेपर का जो है कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका जो है कोई सोल्यूशन ही नहीं है। हाँ, बोलो। सरकार के बारे में बोलना है। हाँ? सबसे बेरोजगार इलाहाबाद के रुको अभी। क्योंकि इस वैकेंसी का कोई पता ही नहीं है, वैकेंसी कब तक क्लियर होगी कुछ पता नहीं। क्या उम्र है आपकी? इस समय 28। कब तक पढ़ने का इलाज है? नौकरी मिल जाए तो पीसीएस का तो हो रहा है एग्जाम, जी। रेगुलर हो रहा है? कि हाँ होता है, उसका तो कंटिन्यू होता है। हाँ, तो क्या कह रहे थे? इस समय यही है रोजगार के लिए जब कोई वैकेंसी निकली, अभी एसआई की निकली है, 2016 की एसआई की वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है, क्लियर ही नहीं होती। मैं ये बता दूं 2016 में यानी अखिलेश गवर्नमेंट में एसआई की वैकेंसी आई थी, योगी सरकार में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, शायद उन्होंने ट्रेनिंग भी पूरी कर ली। हाँ। और उसके बाद उसको रोक दिया गया। उसके बाद जो दूसरी एसआई की वैकेंसी आई है उसका रिटन एग्ज़ाम अभी नवंबर में हुआ है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। उसके बच्चे अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्टेडियम में सब फिजिकल कर रहे हैं। कोर्ट में भी है, कोर्ट चले गए हैं, वाला भी कोर्ट चली गई है, आउट हुआ है पेपर एसआई का ही जो हुआ था सर, नवंबर वाला या कोर्ट में चली गई, इसको रोक दिया गया है। अरे यार हमको तो लगा वो कुछ क्लियर नहीं सर, और मैं सर 2017 से इलाहाबाद आया हूँ और मेरे घर का मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत संघर्ष करके यहाँ हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक बार मैं यूपी टेट पास हूँ, सीटेट पास हूँ, बीएड हूँ, एमए हूँ, लेकिन एक बार मुझे रोजगार का कभी भी अवसर नहीं मिल रहा। ये बताइए 17 में जब वैकेंसी आई उस समय मेरी जो है बीएड 3rd सेमेस्टर चल रहा था, मैंने वैकेंसी में नहीं बैठ पाया। इसके बाद अब तक मैं जब से आया हूँ इलाहाबाद कभी प्राइमरी की वैकेंसी में पाया ही नहीं सर। 17 से मैं आया, वही हमारा जो पेपर हुआ उसके बाद 69,000 का हुआ, उसमें मेरा क्योंकि बीएड हमारा कंप्लीट नहीं था मैं नहीं बैठ पाया। उसके बाद मैं 17 से सर टीजीटी भी तैयारी किया, टीजीटी जो इसमें 2 नंबर से नहीं हुआ है सर। मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं जूनियर एडेड में जो 112 नंबर पाने के बाद भी आज ज्वाइनिंग के लिए हम लोग तरस रहे हैं, क्योंकि सर व्यापक रूप से धांधली हुई है, इसमें व्यापक रूप से धांधली हुई है सर। और हम लोग जैसे नहीं हो पाएंगे, हम तो यही जानते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, नहीं हो पाएंगे। 112-11 नंबर अगर आपको कहिए तो मैं दिखा सकता हूँ, प्रमाण मेरे पास है। मैं जूनियर एडेड का पास हूँ, लेकिन नहीं होने की मैं थोड़ा भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मेरा हो जाएगा। इस सरकार में सर मतलब कोई वैकेंसी नहीं, कोई नहीं। हम लोग केवल दाल भात बना रहे हैं, सुबह से शाम तक। सुबह हम लोग दाल भात खा रहे हैं, शाम को सब्जी और चोखा सर, क्या उसी में डाल आलू उसी में डाल दे रहे हैं सर, बस। उसके बाद भी सर आज हम लोग, अब मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग, अगल बगल के लोग, क्या कर रहे हो, इतना दिन हो गया, अब से कब होगा तुम्हारा, क्या कर रहे हो, उनका प्रेशर अलग से। सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है सर, हम लोग क्या करें आप बताइए। सबसे बड़ी समस्या मैं बता रहा हूँ सर, आपकी भ्रष्टाचार। कोई भी पेपर है यूपी लोग ये सरकार कहती है कि नहीं, इसमें बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है सर, और बड़े व्यापक स्तर से हुआ है। कोर्ट जा रहा है सर, जो निकल रहा है कोर्ट जा रहा है सर, कोई फाइनल नहीं हुई वैकेंसी सर। भ्रष्टाचार है वो जो 50% था वो 100% बढ़ गया, भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ गया, कम। अखिलेश में भी ऐसा नहीं मैं कराऊं, अखिलेश में कुछ रोजगार मिला भी, वहाँ भी गड़बड़ी बहुत नहीं हम कह रहे हैं। सेवा आयोग में क्या हुआ मालूम है? नहीं सर, वो गड़बड़ी हुई, रोजगार मिला है, लेकिन इसमें व्यापक स्तर से हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। छोटे जैसे हम लोग हैं, एक पैसा देने की हम लोगों की औकात नहीं है, जिसमें जो बड़े पुष्पति धन्ना सेठ टाइप लोग हैं वही उनके लड़के घर बैठ के सर, मेरे घर बैठ के नौकरी पा रहे हैं। हम लोग 2017 से सर आज तक संघर्ष करते हुए नौकरी नहीं पा रहे। अभी भी मैं क्लास करने जा रहा हूँ टीजीटी पीएचडी का, अभी मैं, और सुपर टेट का सर एडमिशन 10,000 कराया चंद्रा में, फिर उसके बाद मैं क्लास आज तक नहीं कर पा रहा हूँ कि सुपर टेट भविष्य में आएगा ही नहीं।
वो 10,000 उधर चला गया। 11,000 दे के मैंने टीजीटी में एडमिशन कराया, टीजीटी पीएचडी का। उसका सर मैं क्लास कर रहा हूँ, वो भी वैकेंसी कब आएगी इसका कोई अता पता नहीं है। जूनियर एडेड पास हूँ, रिजल्ट कब आएगा वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। जाओ तुम तो रेलगाड़ी चला दिए, रुके नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ मैं आपकी तकलीफ के साथ पूरी तौर पर शामिल हूँ, और इसीलिए शायद आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पर नौजवानों रोजगार की चर्चा होती भी बहुत कम है। कहाँ हो रही है इस समय? तो हिंदू मुस्लिम है, पता नहीं मंदिर और ये सब फलाने ढकाने, मतलब हम लोगों से कोई मतलब है नहीं है। अवध मियाँ क्या हाल है? बढ़िया है सब, कट रही धीरे धीरे, धीरे धीरे कट रही है। हम तुमसे हमको ये बताओ कि वैकेंसी बच्चों का क्या? ये तो सही बात एकदम बेकार है, एकदम वैकेंसी सही बात एकदम नहीं आ रही सर, कोई इधर एकदम कम 3-4 साल से कुछ नहीं आ रहा एकदम। तुम्हारे लोग के बिजनेस एकदम डब है, एकदम डब है। अच्छा एक बात दब तो है, ये बताओ कि जो बच्चे इलाहाबाद में अब आ रहे हैं, अरे तो आप तो जानती हैं खूब अच्छी तरह से, हम क्या बताएं उसमें। अब वो बातें नहीं है पहले की तरह। तुम यहाँ 30-40 साल से दुकान लगा रहे हो? हाँ तो वही है। हाँ 40। अब इनके लड़कन में और पहले के लड़कन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। जैसे हाँ सब नौकरी चाकरी से फर्क बहुत है। बहुत नौकरी चाकरी बहुत फर्क है एकदम। हाँ एकदम पहले की तरह नहीं है सर। अब पहले तो लड़के भी तो थोड़ा वैसा ही दब आ रहे हैं। हाँ सब आ रहे हैं, सब गड़फट्टल वाले लड़के आ रहे, गड़फट्टल वाले लड़के आ रहे हैं सब वैसे ही सब। हाँ जो बात सबब है। चलिए अब मैं आपको कुछ और युवाओं से बात करता हूँ और माहौल क्या है दिखाता हूँ। यूपी का युवा क्या सोचता है, उसके असल मुद्दे क्या है, माहौल क्या है उनके बीच, उनके रोजगार की स्थिति क्या है, यही जानने के लिए मैं प्रयागराज के युवाओं से बातचीत कर रहा हूँ। अब मैं एक दूसरी जगह पर आया हूँ जहाँ पर कुछ युवा है, शाम का वक्त है। क्या? नेपाल से। हाँ नेपाल से। हिंग बेचने आओ पढ़ने आओ? पढ़ने नहीं आए, हिंग बेचने, बिजनेस से। बिजनेस करने आए हैं। हिंग बेचने? जी हाँ। मैं कहाँ खड़े हो गए यार। हाँ चलो बताओ। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। मैं आया हूँ जानने के लिए कि युवाओं में यूपी के क्या चल रहा है, माहौल क्या है, असल मुद्दे क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, नौकरियों की स्थिति क्या है, कितना संतुष्ट है युवा। देखिए उत्तर प्रदेश की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल बेरोजगारी ही है। उत्तर प्रदेश की क्या देखा जाए तो मोटी तौर पे पूरे देश की ही समस्या यही बेरोजगारी ही है। लेकिन जहाँ तक अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करता हूँ। मतलब कुछ मुद्दों पे करता हूँ, कुछ मुद्दों पे नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बायस्ड हूँ, लेकिन इनका ये काम रहता है कि मुद्दों से भटकाने वाला ये जो लोग काम करते हैं, जैसे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और सड़क, शिक्षा, इन सारी सड़क पे तो अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ तो पर्सनली मैं जो विद्यार्थियों की समस्या है उस पर ही फोकस करना चाहूँगा। जैसे एसएससी, आरआरबी, इन सारी के एग्जाम की बहाली नहीं करते हैं ये लोग। और फिर उसके बाद अभी किसका पर्चा लीक हुआ था यूपी टेट का, तो मैं इन सारे मुद्दों पे करते क्या? मैं तो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और UPSC की तैयारी भी करता हूँ। चलो अभी तो खैर तुम्हारा वक्त है, आप बताओ। मैं यहाँ पर शोध छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और जैसा कि इन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी BA है और सुन रहा हूँ मैं कि ग्रेजुएशन वालों को तो आप ही लोग पढ़ा रहे हो। हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी पढ़ा रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर ही आजकल। नहीं मैंने पढ़ाया, लगभग 1 साल मैंने पढ़ाया है, लेकिन इस समय हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टीज़ आ गए, तो गेस्ट फैकल्टीज़ वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम लोग नहीं पढ़ा रहे। जो इन्होंने बात बहुत अच्छी रखी, बहुत अच्छी तरीके रखा भी, उन्होंने बेरोजगारी की बात उठाई है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी एक मुद्दा हमेशा रहता है, युवाओं के बीच में रहता है, स्टूडेंट विंग के बीच, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके बीच में रहता है। ये मुद्दा कभी भी कॉमन जनमानस का मुद्दा नहीं बनता, आम जनता के बीच में मुद्दा नहीं जा पाता है। जो हमारे यहाँ जैसे आप देखिए ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र में आप जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर ये मुद्दे गायब हो जाते हैं, क्योंकि लेकिन सरकार को वोट बैंक कहाँ, सरकार अपना वोट बैंक देखती है, वो देखती है हमें वोट कहाँ से ज़्यादातर मिल सकता है। इतना बड़ा वोट बैंक तो युवा है। 30% हमारे उत्तर प्रदेश में 35% से ज़्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के। बिल्कुल बिल्कुल। युवा जो आप कह रहे हैं, दरअसल युवाओं के साथ कई सारे सोशियो पॉलिटिकल कल्चर एटीट्यूड भी होते हैं। जैसे आप देखें बाद में आपके अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग सेक्शंस में एक क्या डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंशिएटेड हो जाता है, तो उसको कभी भी एक कॉमन रिकॉग्निशन, आप जाति, धर्म, ये सब भी बात कर रहे हैं, क्लास, इकोनॉमी, जाति, धर्म, मजहब के नाम पर, कभी और आर्थिक स्थिति के नाम पर, तो कभी भी एक कॉमन रिकॉग्निशन की आवाज नहीं आ पाती है कि वो कहे कि हम युवा हैं, हमारा कितनी अच्छी बात
छात्र कर रहे हैं। हम वो ये नहीं कह पाता है कि हम युवा है, हमारा एक वोट है, हमारी कम्युनिटी, हमारा एक रिकॉग्निशन है और उसका एक असर्टिवनेस, एक नैरेटिव होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बात तो खूब हम लोग करते हैं कि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन जनमानस के बीच में नहीं जा पाता और खुद युवा बाद में जाके डिवाइड हो जाता है। इस वजह से कभी पॉलिटिक्स उस तरफ जो है नैरेटिव अपना नहीं ला पाती है। तो पहली चीज़ ये समस्या तो बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर सरकारी क्यों नहीं ध्यान देती, उसकी वजह ये है। तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि सरकार इस पर ध्यान दे। भले ही ये आपको एक बड़ी बोर्ड की रिकॉग्निशन एक कम्युनिटी नहीं बन पा रही है, लेकिन बहुत ही गंभीर मुद्दा, सरकार भी ध्यान दे। और लोगों से भी, मैं आम जनता से भी गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपने सही मुद्दों को पहचानिए। आपने कोविड में हालत देखी, देश की क्या हालत हो गई है। हमारे पास बेड नहीं था, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था और आनन फानन में कितने लोगों की जानें गई हैं। आप भैंसा घाट का जो आपका ये लखनऊ में जो मुर्दा जहाँ सब जलाए जाते हैं, वहाँ के मित्र, आपका नाम क्या? मेरा नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र भाई, एक बात ये भी तो है कि जो बातें हम ये कर रहे हैं अभी, अगर सरकारों पर या नेताओं पर जो आने का दावा कर रहे हैं, वो भी जो है वापस आने का दावा कर रहे हैं, उन पर भी अगर देश के युवाओं की, उत्तर प्रदेश के युवाओं की, जिसकी तादाद इतनी अधिक है, अगर उनकी अनदेखी हो रही है आपके हिसाब से, तो फिर उनका मुद्दा, चुनाव का मुद्दा बने कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये कि युवाओं को, मैं तो गांव-गांव जाते रहता हूँ, मैं हर जगह जाते रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जाते जाते लास्ट में हर वर्ग, हर उम्र में फिर वही हिंदू, मुस्लिम या अगड़ा पिछड़ा, इसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से निराशावादी रवैया नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं एक युवा हूं और एक यूथ हूं और मैं एक स्टूडेंट भी हूं, तो मुझे आशावादी रवैया ही रखना है। आप शोध छात्र हैं, तो मैं आपसे पीछे की 3 सरकारों का तुलनात्मक भी पूछ सकता हूं। किसकी स्थिति मायावती, अखिलेश और योगी सरकार में बेटर आप मानते हैं? देखिए, जो मैं आपको मायावती जी के बारे में बहुत अच्छा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटा हुआ करता था मैं। अखिलेश जी की सरकार देखी है और मैंने किसी भी सरकार देखी, भाजपा की भी सरकार देखी है। मैं थोड़ा सा ये महसूस ज़रूर करता हूँ कि जो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, अब तो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है कि हम 91 में पॉलिसी शुरू हुई थी, आज उसका हमें धीरे धीरे डोमेस्टिक उसमें पेनिट्रेशन भी दिख रहा है धीरे धीरे। अच्छा, तो ये मैं जरूर कहूँगा कि सवाल सर एक बार प्लीज। दोनों सरकारों में? हाँ, दोनों सरकारों में। मैं कहूँगा रोजगार के मुद्दे पर जब आप आएंगे तो मुझे लगता है कि पिछली सरकार ज़्यादा बेटर कर पाई थी इनसे। ये कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में जरूर पीछे रहे हैं। प्रयागराज से माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में समाज के दूसरे किसी हिस्से से, उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।